सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला है चीन द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको नाम दिया गया है हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नाम तो इसका सुरक्षा कानून है, लेकिन समीक्षकों के हिसाब से इसकी वजह से जो हांगकांग की जो पहचान थी, जो उसकी स्वायत्तता थी, वह समाप्त हो जाएगी। तो देखेंगे आखिर ये पूरा टॉपिक है क्या, ये विवाद क्या है, इसकी जर्नी को भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे G7 की होने वाली बैठक। जी हाँ, G7 जिसको हम ग्रुप 7 के नाम से भी जानते हैं, इसकी अभी कुछ समय बाद एक मीटिंग होने वाली है, वार्षिक मीटिंग होने वाली है। और ये जो वार्षिक मीटिंग होने वाली है, इसके क्या क्या निहितार्थ होंगे, अर्थात संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और साथ ही साथ इसका किस तरह से महत्व बढ़ गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो G7 है उसके फॉर्मेशन और उसकी संरचना को भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन्हीं दोनों टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हांगकांग। हांगकांग की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। आप देखिए चीन दिखाई दे रहा होगा, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा दिखाई दे रहा है, और उसके दक्षिण पूर्व में एक पॉइंट है हांगकांग। है तो ये पॉइंट के रूप में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मैप पे दिखाया गया है, लेकिन फिर भी यह अपनी एक अलग पहचान रखता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है, चीन से लगा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसको हम हांगकांग के नाम से जानते हैं। यह जो क्षेत्र है, यह वन कंट्री टू सिस्टम की व्यवस्था के तहत शासित होता है। इसका मतलब यह है कि यह जो आपका हांगकांग का जो क्षेत्र है, यह किसी दूसरे देश का भाग माना जाता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यह पूर्ण तरह से जैसे भारत और अन्य देश हैं, उस तरह से एक सॉवरेन स्टेट ना होकर क्या है, किसी देश की स्वायत्तता प्राप्त करता है। कुल मिलाकर चीन से यह लगा हुआ जो क्षेत्र है, यह चीन की व्यवस्था के तहत ही शासित होता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ सिस्टम अलग है। इसी के कारण कहा जाता है वन नेशन। देश कौन सा है, चीन, लेकिन टू सिस्टम का मतलब क्या है, इसकी अपनी कुछ व्यवस्थाएं होंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, यह अपना जो है कि वीजा पॉलिसी अपनाएगा, यह अपनी जो है कि आर्थिक नीतियों को बनाएगा, यह अपनी प्रशासनिक संरचना बनाएगा, यह जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं अपने हिसाब से करेगा। अर्थात इसकी पहचान कुछ अपनी होगी। हाँ, विदेशी जो मामले हैं, जो रक्षा से जुड़े मामले हैं, वह किसके अंतर्गत आएंगे, वह चीन के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से देश कौन सा हुआ, चीन, और व्यवस्थाएं दो कैसे हुई, क्योंकि चीन की अपनी व्यवस्था है और हांगकांग की अपनी व्यवस्था होगी। इसी को कहा जाता है वन कंट्री टू सिस्टम व्यवस्था, और इसी के तहत क्या है, यह हांगकांग शासित होता आया है और अभी भी हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया है, इसके वजह से इसकी जो ये संरचना है, इसमें परिवर्तन हो गया है। चूंकि भारत सरकार ने अभी इस सुरक्षा कानून को पूर्णतः समर्थन नहीं दिया है, साथ ही साथ हांगकांग की जो वहाँ की प्रशासन है, वहाँ की जो कार्यपालिका है, उसने इस पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को, जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है, उसको पूर्णतः अभी समर्थन नहीं दिया है। जब ये समर्थन मिल जाएगा तो हम ये कहेंगे कि वन कंट्री टू सिस्टम की जो पॉलिसी थी, जो हांगकांग में लागू होती थी, वह समाप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यह जो हांगकांग एक छोटा सा क्षेत्र है, यह एक वैश्विक महानगर के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में, और सबसे बड़ी बात, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला एक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो चीन है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला पूर्णतः अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता, उसकी कुछ संरचना अलग है। हांगकांग का जैसा मैंने बताया, अपना कानून है, अपना झंडा है, अपना मुद्रा, अपना पासपोर्ट, अपना
अपना वीजा सिस्टम सब कुछ है, लेकिन विदेश और रक्षा विभाग किसके पास है? चीन के पास अभी तक ये है। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया है, इसके वजह से इसकी स्वायत्ता में काफ़ी कमी की जा रही है। यहाँ पर जो है कि क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी होता है, और जो यह एग्जीक्यूटिव अधिकारी होता है वही क्या होता है, यहाँ का प्रशासन का प्रमुख होता है, जिसे चुनने में चीन की मुख्य भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हांगकांग में जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी होता है, और यह एग्जीक्यूटिव अधिकारी सामान्यतः चीन के अनुसार या चीन का जो पसंदीदा व्यक्ति होता है उसको बनाया जाता है, जिससे वो क्या कर सके कि जो वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी है उसको क्या कर सके, स्वीकार कर सके। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चीन और ब्रिटेन, ब्रिटेन कौन सा, जब हमारे यहाँ उसका शासन था तब की बात है, और ये बात है 1842 की। तो चीन और ब्रिटेन के मध्य प्रथम अफीम युद्ध के बाद 1842 में चीन ने क्या किया, हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया। अर्थात इनके बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ, तो यह इस जो हांगकांग है इस पर नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटेन का हो गया। 1898 में अर्थात 1898 में बाद में जाकर, जैसे देखिए हुआ क्या, 1842 में प्रथम अफीम युद्ध के बाद हांगकांग ब्रिटेन के पास जरूर आ गया, लेकिन उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए और भविष्य में यहाँ पर यह हांगकांग इनके हाथ से ना निकल जाए, इसको लेकर 1898 में एक संधि हुई। संधि किसके बीच में हो रही है, चीन और जो है कि ब्रिटेन के बीच, और उसमें कहा गया कि यह जो हांगकांग का क्षेत्र है यह 99 साल के लिए लीज पर दिया जाता है, किसको, ब्रिटेन को। ध्यान दीजिएगा कितने साल के लिए यह दिया जाता है, पूरे 99 साल के लिए ब्रिटेन को लीज पर दिया गया। अब हुआ क्या, अब इस पर क्या है, अब जब 1898 के बाद ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आ गया है, उस पर लीज इसको मिल गया है, तो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, इस समय जापान ने क्या कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। जापान ने कब्जा कर लिया, लेकिन आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में बाद में जापान क्या हो गया, हारा। और वह किसके वजह से हारा, यूएस से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। जब हार गया तो उसके बाद 1946 में हांगकांग में क्या हुआ, ब्रिटेन के हस्तक्षेप से नागरिक सरकार बना गई। अर्थात ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन वहां पर जो है कि वहां की एक सरकार भी स्थापित कर ली, और धीरे धीरे इस नागरिक सरकार ने जो प्रयास किए उसके वजह से 1970 का जो दशक आता है, तब तक हांगकांग जो है एशिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया था। इसका मतलब है कि यह सबसे तेज गति से बढ़ने वाला इकोनॉमी के रूप में अपने आप को इसने स्थापित किया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया 1898 में संधि के माध्यम से इसको कब तक के लिए सौंपा गया था, 99 साल के लिए। तो 1997 में ये जब 99 साल पूरे हुए, उसके बाद ये क्या कर दिया गया, चीन को सौंप दिया गया। और चीन को जब सौंपा गया तो कहा गया कि यहाँ पर एक देश दो व्यवस्था का सिस्टम लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि हांगकांग का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिस्टम है वह मेनलैंड जो चाइना है, मुख्य भूमि जो चाइना है, उससे क्या होगा, अलग होगा। यही बात चलती रही और समय आगे बढ़ता रहा। समय समय पर क्या हुआ कि चीन के द्वारा जो है हांगकांग में कई प्रकार के हस्तक्षेप होते रहे। अभी कुछ माह पहले, लगभग 7 से 8 माह पहले, यहाँ पर क्या हुआ, चीन की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई, और पॉलिसी में यह लिखा था कि यदि कोई हांगकांग का व्यक्ति जो है कि हांगकांग में ही चीन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, या जिससे चीन को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो क्या किया जाएगा, उसको हांगकांग से चीन में लाया जाएगा और चीन में उस पर क्या किया जाएगा, मुकदमा चलाकर चीन में सजा दिया जाएगा। अर्थात अगर मैं हांगकांग का हूं और मैं चीन के अगेंस्ट कोई कार्य करता हूं और
चीन मुझको उसके लिए दोषी ठहराता है तो मुझे हांगकांग से चीन भेज दिया जाएगा और वहाँ पर जाकर मुझ पर जो है कि मुकदमा चलाया जाएगा और फिर मुझे क्या दी जाएगी, सजा दी। अब यह जब प्रस्ताव लाया गया था चीन के द्वारा, उसके बाद कई लाख लोग, ध्यान दीजिएगा, कई लाख लोग क्या हो गए, वहाँ हांगकांग की सड़कों पर आ गए। हांगकांग की सड़कों पर आकर उन्होंने अपनी आज़ादी की मांग करनी प्रारंभ कर। उन्होंने कहा कि हांगकांग क्या है, एक ऑटोनोमस एरिया है, एक स्वायत्त क्षेत्र है और चीन इस तरह से दखल नहीं दे सकता। और ये पहली बार नहीं हो रहा था, कई बार इस प्रकार के आंदोलन हो चुके थे। इवन जो लॉकडाउन जब चल रहा है पूरे विश्व में, तो कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन अभी भी वहां पर हुए। और इन सभी के कारणों से क्या हुआ कि यह पता चला कि जो यह चीन है, यह आने वाले समय में हांगकांग पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। और यह मंशा जो चीन की थी आगे बढ़ती चली गई, और जब आगे बढ़ती चली गई तो इसी के कारण वहाँ हांगकांग में हो रहे जो आंदोलन थे उसको चीन ने दबाना प्रारंभ कर दिया। इसी समय यूएसए सामने आया। यूएसए ने कहा कि जो अगर चीन क्या करता है, हांगकांग में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र का मूल्य है, उसका अगर हनन करता है तो हम क्या करेंगे, चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। और इस प्रकार एक धमकी दी गई चीन को कि वो हांगकांग की जो स्वायत्ता उसको समाप्त ना करे। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि गुरुवार 28 मई अर्थात कल के दिन हांगकांग के से संबंधित एक सुरक्षा कानून को अनुमति चीन की संसद के द्वारा दे दी गई। और इसमें यह कहा गया है कि यह जो अब हांगकांग की जो स्वायत्ता है वह काफ़ी कम हो गई है। यह जो कानून है जिसकी अनुमति अभी चीन के संसद द्वारा दी गई है, यह कानून जो है कि सितंबर के माह में अर्थात सितंबर में क्या होगा, यह लागू हो सकता है। अब इस कानून के द्वारा जो मिला हुआ इसको स्वायत्ता थी, अब वह क्या हो गया, समाप्त हो रही है। और चीन पूर्ण रूप से हांगकांग क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से चीन के क्या होगा, अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। और इस तरह से वन नेशन टू सिस्टम का जो यह पॉलिसी था, जो सिस्टम था, वह क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और जो हांगकांग का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू था वह क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इससे यह जो सुरक्षा कानून चीन के द्वारा लाया गया वह तो यह कह रहा है, इससे क्या होगा, हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी जो दखल होता था और जो चीन का जो विरोध करने की जो कदम उठाए जाते थे उन पर क्या होगा, चीन नियंत्रण रख सकेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो लोकतंत्र के समर्थक हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, चीन जो है कि आने वाले समय में जो भी थोड़ा बचा हुआ जो है कि डेमोक्रेसी का मूल्य है हांगकांग में, उसको भी समाप्त कर देगा। यहाँ तक इस कानून में लिख दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चीन के झंडे का अपमान करता है या उसका विरोध करता है या कोई भी ऐसा कानून तोड़ता है जिसको इलीगल मानता है चीन, तो क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जो सजा दी जाएगी उसमें एक चीज और कहा गया है कि यह सजा जो दी जाएगी वह चीन की मुख्य भूमि में लाया जाना जरूरी नहीं है, हांगकांग में ही उस व्यक्ति को क्या हो सकती है, सजा दी सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो चीन अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेकर आया है, इसको क्या किया जाएगा, हांगकांग में अप्लाई किया जाएगा और हांगकांग की शासन व्यवस्था का इसको क्या कर दिया जाएगा, भाग बना दिया जाएगा। और इससे आने वाले समय में जो हांगकांग के लोग डेमोक्रेसी वैल्यू के लिए सड़कों पर उतरते थे, अब वह क्या होंगे, नहीं उतर पाएंगे। अब इस तरह से क्या हुआ कि लंबे समय से यह जो लोग हांगकांग के जो लोग जो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, जो अपने डेमोक्रेसी मूल्यों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वह समाप्त हो गया है। और इसी के कारण जो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं उनका मानना है कि चीन ने अब पूरा जो है कि नियंत्रण अपने पास ले लिया है और अब हांगकांग की स्वायत्ता बची नहीं है।
कुछ समीक्षकों का यह कहना है कि शी जिनपिंग जो है कि माओ माओ जेडोंग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। माओ जो चीन के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने चीन का जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया। आज जो इंडिया में जिस तरह से हम डेमोक्रेसी देखते हैं, डेमोक्रेसी इस रूप में चाइना में नहीं देखने को मिलती। तो उसके पीछे एक प्रमुख जो नेता का नाम जाना जाता है वह है माओ। तो माओ जो जेदांग थे उन्हीं के रास्ते पर शी जिनपिंग आगे बढ़ रहे हैं और इसी के कारण वह क्या कर रहे हैं कि जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जो चीन के अगेंस्ट में है या जो चीन को लगता है कि यह हमारे अगेंस्ट में हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों को दबाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया रहा है। और इसी क्रम में उन्होंने हांगकांग का जो स्वायत्तता थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अभी कुछ समय पहले अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व से अपील भी की थी कि हम जो है हांगकांग का जो संबंधित कानून ला रहे हैं इसमें किसी देश को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, यह चीन का मामला है और सभी देशों का सहयोग चाहिए, कोई देश इससे अगेंस्ट में ना जाए। और इन देशों की सूची में भारत भी शामिल था और भारत से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर एक चीज़ और समझना जरूरी है कि यूएसए और पश्चिमी समुदाय चीन के हांगकांग के में हस्तक्षेप को रोकने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है। कई प्रकार की अपील की गई और चीन से कि आप हांगकांग में इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें, धमकी भी दी गई, लेकिन क्या हुआ, उसको चीन ने नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय पहले तो यूएसए के द्वारा हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट भी लाया गया था जिसमें लिखा गया था कि हांगकांग में जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उसको यदि कोई भी जो है कि शासक, चाहे वो चीन का हो या फिर हांगकांग का हो, अगर वह हांगकांग के डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है, उस पर गलत इम्पैक्ट डालता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और तब जो है कि चीन ने कहा था कि यह यूएसए हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी दे रहा है। कुल मिलाकर यूएसए से लेकर जितने पश्चिमी देश थे उन सभी के समर्थनों को खारिज करते हुए चीन ने क्या किया, यह परिवर्तन किया है। और यह जो परिवर्तन किया है तो इसको किस रूप में देखा जा रहा है कि अब हांगकांग की स्वायत्तता लगभग खत्म हो चुकी है। यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं पोम्पियो, उन्होंने लिखा कि हांगकांग की स्वायत्तता अब नहीं रहा, लेकिन यूएसए हांगकांग की जनता के साथ खड़ी। अब हुआ क्या है कि अब ये पूरी जो कंडीशन हुई है इसकी वजह से दो नेता आमने सामने हैं। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है शी जिनपिंग। डोनाल्ड ट्रंप के पास चुनौती ये है कि वो लंबे समय से यहाँ के डेमोक्रेसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब यह क्या हुआ, पूरा अब जो यह मुद्दा था उनके हाथ से निकल चुका। दूसरी तरफ शी जिनपिंग है जिनका जो प्रभाव है वह चीन के अंदर और पूरे विश्व समुदाय के नज़रों में कम हुआ है। कारण है कोविड-19 और जो उन्होंने यह पूरा एग्रेशन दिखाया है देशों के खिलाफ उसको लेकर। लेकिन फिर भी अब चीन क्या चाहता है कि वह हर क्षेत्र, वह हर भाग जो कभी उसका हुआ करता था फिर से उसका हो जाए। तो इसी के क्रम में वह क्या कर रहा है कि जो सागरीय क्षेत्र है वहां पर कब्जा कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वह ऐसे क्षेत्रों पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हटना चाह रहा जो दूसरे देशों के। और इसी के क्रम में वो क्या कर रहा है, भारत के साथ भी सीमा विवाद बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर जो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है अब उसका वह नकारात्मक प्रभाव क्रिएट कर रहा। अब हुआ क्या कि सब चीज़ होने के बाद जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे हांगकांग के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात यूएनएससी में भी इसको उठाने की बात की और चीन के खिलाफ हांगकांग के मुद्दे पर पूरा जो है कि एक बैठक की बात की। लेकिन चीन और रूस द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर रूस भी साथ में, चीन और रूस द्वारा इससे क्या इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया गया और इस मुद्दे पर अब कोई चर्चा नहीं हो पाई। अब इस मुद्दे पर चर्चा ना हो पाने का कारण क्या है कि अब इस
पूरा जो हांगकांग का ये जो मुद्दा है अब चीन और हांगकांग के बीच में सीमित हो गया। अब देखना यह होगा कि हांगकांग के लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र प्रिय माने जाते हैं, जो अपने अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती स्वीकार नहीं करते, वह कैसे जो है कि इस पर लेकर रिएक्ट देते हैं। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से कहें तो ये पूरा जो यह जो काम है जो चीन के द्वारा किया गया है कोविड-19 के समय, जबकि बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं हो सकता, कारण है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, और उसी बीच क्या किया है चीन ने नया कदम उठा दिया। अब देखिए हुआ क्या है कि जब यह प्रस्ताव लेकर आए जो है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के बाद, तो वह जो अब पूरा तो इसको यूएसए और चीन के द्वारा इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया गया। वहीं यह भी कहा गया है कि यह जो यूएसए का प्रस्ताव है यह बेसलेस है, और बेसलेस होने के सर अर्थात अधिकारहीन है, महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है, और साथ ही साथ कहा गया ये चीन का आंतरिक मामला। अब हमें डिसाइड करना होगा क्या कभी जो आपका तिब्बत वाला एरिया था उसको भी क्या किया चीन ने इसी तरह धीरे धीरे कब्जा करके अपने अंदर में, तो क्या हम हांगकांग को भी अब चीन के ही अधिकार क्षेत्र में देखना चाहते हैं या नहीं? ये पूरा जो प्रश्न है ये पूरे वैश्विक समुदाय के लिए है, और वैश्विक समुदाय आने वाले समय में चीन से कैसे निपटता है, कैसे हांगकांग की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, यह देखने वाला होगा। तो कुल मिलाकर वहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की स्वायत्तता है, वह समाप्त होती दिखाई दे रही है। खैर, अब आते हैं हम दूसरी खबर पर, और जो हमारी दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे G7 की बैठक और उसके निहितार्थ। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसमें इस समय जो है कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, यूएसए है, जापान और कनाडा भी है। 1997 में रूस जो है कि इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद G7 को कई बार हम लोग G8 की बैठक के रूप में देखते थे, अर्थात जो 7 देश हैं जब इसमें रूस भी शामिल हो जाता था तो इसको हम G8 के बैठक के रूप में देखते थे। हुआ क्या, वर्ष 2014 में रूस द्वारा जो यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रायद्वीप क्षेत्र था उसका सैन्य अधिग्रहण कर लिया गया। जब अधिग्रहण कर लिया गया तो पूरे विश्व ने इस पर नाराजगी व्यक्त की, और जो है रूस को G7 से अलग कर दिया गया। तो जो 1997 के बाद रूस जुड़ा था और जिसके बाद G7 G8 में कन्वर्ट हो गया था, पुनः रूस को इससे बाहर कर देने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, G7 में कन्वर्ट हो गया। यह जो G7 है यह क्या करता है, प्रत्येक वर्ष अपना शिखर बैठक का आयोजन करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, वैश्विक आर्थिक शासन और ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन किया जा सकता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन हो, अर्थात जो पूरे विश्व के लिए चिंता के या जो है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, वह मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। सदस्य देशों द्वारा समय समय पर इसकी मेजबानी की जाती है, और जो मेजबान देश होता है वह क्या करता है, इस बैठक की अध्यक्षता करता है, और वही एजेंडे तय करता है कि आखिर इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे होने चाहिए। अब इसमें जो यह जो एजेंडे तय किए जाते हैं, जो बैठक होती है, इसमें कई बार जो G7 के सदस्य देश नहीं हैं उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, और उस आमंत्रण में देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन जैसे प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2020 का जो G7 का जो बैठक है यह 10 से 12 जून को होने वाला था यूएसए के कैंप डेविड में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब क्या होगा, यह जो बैठक है यह क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे बैठक को किया जाएगा। और यह जो G7 का 46 अर्थात 46वां सम्मेलन होगा, जो कि लास्ट वाला था, जो 45 था G7 का शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई थी, और यह हुआ था अगस्त 2019 में। स्थान का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। अब भारत को भी कई बार इसमें क्या किया गया, आमंत्रित किया जा चुका है, और जो यह बताता है कि भारत भले ही इसका सदस्य देश ना हो लेकिन उसका कद ठीक ठाक है। अब देखिए यह जो सम्मेलन होगा आखिर यह क्यों खास है। सबसे पहले बात, यह जो G7 का सम्मेलन होगा इसमें बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। उसमें 2
संस्थाएं केंद्र में हैं। पहला है WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है इसकी मेजबानी की जा रही है यूएसए के द्वारा, तो वही क्या करेगा, एजेंडे तय करेगा। तो यूएसए ने साफ कहा है कि जो WHO है इसने पक्षपात किया है कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और उसने चीन का समर्थन किया है। और चीन और WHO के फेल होने की वजह से यह महामारी सभी देशों तक फैली है, और इसी के वजह से जो उसको ग्रांट मिलता था, अनुदान मिलता था यूएसए का, उसको प्रतिबंधित कर दिया। वहीं WTO से भी यूएसए की खींचातान लंबे समय से चल रही है, समांतर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। तो WTO WHO विश्व की सबसे प्रमुख संस्थाओं में से हैं, तो इनकी भूमिका, इनकी प्रासंगिकता और इनमें जो है कि अमेरिका की भूमिका पर बात की जाएगी। इसके बाद कोरोना वायरस और चीन को लेकर भी यह एजेंडे में शामिल। आपको पता है कि यूएसए बार बार यह कह रहा है कि पूरा जो कोरोना वायरस है चीन के द्वारा फैलाया गया है, या चीन की इसमें भूमिका संलिप्त दिखाई देती है। इसमें चीन ने पूरे विश्व को सही जानकारियां नहीं दी और साथ ही साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को नहीं निभाया। इसकी वजह से चीन को लेकर कई बार वह काउंटर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगर ट्विटर को आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह कहते हैं कि जो यह कोरोना वायरस है इसको वुहान कोरोना वायरस, अर्थात वुहान इसलिए इनका मानना है कि जो यहाँ पर जो एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है यहाँ से यह फैला है या फिर इसको बाहर फैलाएगा। खैर आने वाले समय में देखा जाए। उसके बाद यह जो सम्मेलन है इसमें बात की जाएगी चीन की आक्रामकता, और आक्रामकता किस संदर्भ में। आपको याद है कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था जो फाइव आइज के देश हैं वह क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं चीन में। लेकिन चीन ने इसको किस तरह से इसका रिएक्शन दिया था ये भी आपके सामने। हांगकांग में जो उसने किए हैं वो भी क्या है सबके सामने। तो इस पर भी क्या होगा, डिस्कशन हो सकता है। आने वाले समय में आखिर व्यापार और अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर भी क्या होगी, बात होगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो इकोनॉमी है क्या है निगेटिव ग्रोथ की ओर बढ़ रही। उसके बाद जो एक प्रमुख एजेंडा है जिससे खुद यूएस से बचता आया है वह है जलवायु परिवर्तन, वो भी क्या है इसके केंद्र में हो। और ये जो जलवायु परिवर्तन है इसको हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ यह हर जगह पे जो गर्मी कितनी बढ़ती चली जा रही। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज का जो कारण है, जैसे कि हमने जो पूरा क्लाइमेट है इसको कितना चेंज कर दिया है, इसकी वजह से गर्मी इतनी पड़ रही। सोचिए लॉकडाउन है, सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां और वह हरित जो है कि ग्रीन हाउस गैसेज अभी वातावरण में कम पहुंच रही हैं, और उसके बावजूद इतनी गर्मी, वर्षा का प्रतिरूप चेंज होना, कई अन्य चीजों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन एक जो है कि ऐसी कंडीशन है जिसे हमें स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन यूएस से खुद इससे बचता है। ये भी एक चीन के केंद्र। उसके बाद रूस, चीन और जो है कि खाड़ी क्षेत्रों में जो समय समय पर तनाव बढ़ता है, चाहे यूएसए और रूस का हो या फिर इस समय रूस और चीन का जो गठजोड़ हो। उसके बाद ईरान से लेकर अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें कई प्रकार के तनाव चल रहे हैं, ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। और सबसे फाइनली आखिर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाए यह इसके केंद्र में होगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है, भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की इसमें भागीदारी नहीं है। इस वजह से G7 के जो ये मेजर्स हैं, जो उठाए गए कदम हैं, ये कितने सफल हो पाएंगे ये हमें देखना होगा। साथ ही साथ कोरोना वायरस की वजह से जो ये बढ़ती हुई वैश्विक मंदी है, क्या इसके लिए भी G7 के जो देश हैं क्या कोई एजेंडा तय करते हैं, क्या आर्थिक व्यापार को बढ़ाने की सहमति सभी देशों में बन पाती है, ये भी इसके केंद्र में रहेगा। साथ ही साथ चीन द्वारा जो आक्रामक नीतियां अपनाई जा रही हैं, चाहे वो प्रशांत क्षेत्र में हो या एशिया के क्षेत्र में, क्या इस पर नियंत्रण लग पाएगा, ये क्या है एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती तो है दोनों पॉलिटिकल लीडर के बीच, क्योंकि अभी कुछ समय पहले चीन और साथ ही साथ यूएसए के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उस ट्रेड वॉर के बाद जो है कि ये लग रहा था कि अब शांति प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन फिर से क्या हुआ, कोरोना वायरस की एक जो है कि भूमिका नजर आई और फिर से क्या हुआ, ये तनाव बढ़े। तो कुल मिलाकर चीन और यूएसए के बीच में जो कोल्ड
वार या शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा है, क्या ये रुक पाएगा, ये भी देखने वाला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब जिस तरह से अभी कुछ समय पहले यूएसए ने कहा कि हम दोबारा जो है कि क्या करेंगे, मिसाइल टेस्टिंग जो है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हम प्रारंभ कर सकते हैं, तो जो सैन्य अभियान और सैन्य प्रयोग बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वह रूस के द्वारा हो, चाहे वो चीन के द्वारा हो या फिर अमेरिका के द्वारा, क्या यह जो परमाणु निरस्त्रीकरण की जो समझौता था या फिर जो है कि ऐसे जो प्रयोग थे जिससे वैश्विक शांति स्थापित हो सकती थी, अब उसके उलट क्या हथियारों के दम पर ये पूरी व्यवस्था को ताकत के बल पर किसी देश को रोकने का प्रयास किया जाएगा, या फिर कुछ और भी मिलजुल कर शायद यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से इसको समाधान किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होगा, यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। तो आने वाला ही जो बैठक है हमारे लिए क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण। स्टूडेंट, यह था आज का वीडियो, मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।